अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भारत के इतने विशाल और विविध संविधान की रक्षा आखिर कौन और कैसे करता है। इसका जवाब ना एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक जटिल व्यवस्था में छुपा है। तो चलिए आज भारतीय न्यायपालिका की इसी संरचना की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पिरामिड। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, बल्कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था का कह सकते हैं कि पूरा ब्लूप्रिंट है। हम इसके बिल्कुल टॉप से शुरू करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसकी नींव तक जाएंगे। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे हर लेवल एक दूसरे से जुड़कर इस पूरे सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना दो बहुत जरूरी सिद्धांतों को समझना जरूरी है। ये इस पूरे पिरामिड की नींव है, इसका फाउंडेशन। पहला है एकीकृत या इंटीग्रेटेड। इसका सिंपल सा मतलब है कि देश में कोर्ट का एक सिंगल कनेक्टेड सिस्टम है, टॉप से लेके बॉटम तक। और दूसरा जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट। मतलब न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के, खासकर सरकार के दबाव के काम कर सकती है। और यही आजादी ही तो निष्पक्ष न्याय की गारंटी देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिरामिड के बिल्कुल शिखर से, सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारी न्यायिक प्रणाली की आखिरी अथॉरिटी है, आखिरी आवाज, वो जगह जहां हर कानूनी बहस आकर खत्म होती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से वो पावर सेंटर नहीं था जो आज है। इसकी जड़ें 1937 के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तो आया 1950 में, जब भारतीय संविधान लागू हुआ। तभी इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर फिर से स्थापित किया गया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि यह भारत के एक नए संवैधानिक युग का प्रतीक था। तो आज इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय करता क्या है? इसके पास काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का गार्जियन है। किसी भी मामले में अपील करने की ये आखिरी जगह है, इसके बाद कहीं नहीं। जब दो राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो ये एक रेफरी की तरह काम करता है। और हाँ, ये एक रिकॉर्ड कोड भी है। मतलब इसके जो भी फैसले होते हैं ना, वो पूरे देश की बाकी अदालतों के लिए एक कानून, एक मिसाल बन जाते हैं। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। ये उनकी रिटायरमेंट की अधिकतम आयु है। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल नीचे उतरते हैं, राज्य स्तर पर। यहां आते हैं उच्च न्यायालय, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में न्याय के कह सकते हैं प्रहरी या पहलेदार के तौर पर काम करते हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या भारत के हर राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय है? शायद लगे कि इसका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, मूल रूप से योजना तो यही थी कि हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय हो। लेकिन फिर 7वें संविधान संशोधन ने एक प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। इसने एक ही उच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी काम करने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और व्यवस्था और कुशल बन सके। और क्या पता है कि भारत में उच्च न्यायालयों का इतिहास कितना पुराना है? पहले 3 उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए थे और वे आज भी काम कर रहे हैं। और यहाँ एक अहम फर्क नोट करने वाला है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल में रिटायर होते हैं, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन अदालतों की अध्यक्षता करते हैं, न्यायाधीश। उनकी नियुक्ति कैसे होती है और इन महत्वपूर्ण पदों के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि हमारी न्यायिक प्रणाली की अखंडता बनी रहे। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। 2 रास्ते तो अनुभव से जुड़े हैं, या तो 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या फिर 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकील रहे हों। लेकिन एक तीसरा और काफी दुर्लभ रास्ता भी है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यानी कानून का एक असाधारण विद्वान, तो उन्हें सीधे भी नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए इन दोनों शीर्ष स्तरों पर न्यायाधीशों के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं, इसको एक सीधे तुलना से समझते हैं। इससे तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और वे अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है शपथ में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल। और हाँ, जैसा हमने पहले देखा, रिटायरमेंट की उम्र में भी 3 साल का फर्क है, 65 और 62। ठीक है, अब पिरामिड के टॉप से आते हैं सीधा उसके बेस पर, उसकी नींव पर, वो हिस्सा जो इस पूरी न्यायिक प्रणाली का बोझ उठाता है। ये हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 में इनका जिक्र है और यही इस पिरामिड की नींव है। ज्यादातर नागरिकों के लिए जब वो न्याय की तलाश में निकलते हैं तो यही पहला दरवाजा होता है। ये अदालतें देश के कानूनी मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा संभालती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी कानूनी व्यवस्था के असली वर्क हॉर्स हैं। तो वापस इस पिरामिड पर आते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक ऊंच नीच का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत संरचना है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि न्याय की जो धारा है वो सबसे निचली अदालत से शुरू होकर बिना रुके एक ही प्रवाह में देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे। तो सारी बात यह है कि हमारे पास न्याय का ये शक्तिशाली एकीकृत पिरामिड तो है, पर असली सवाल यह है कि यह शानदार संरचना कैसे सुनिश्चित करती है कि न्याय सिर्फ दिया ना जाए, बल्कि हर स्तर पर हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो, एक्सेसिबल भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।